स्टूडेंट्स, और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हम लॉ का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें या हम लॉ के क्वेश्चंस कैसे लिखें। तो आज हम लॉ का पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे हम उसमें आंसर्स लिखेंगे, ये चीज़ हम समझेंगे और देखेंगे इस वीडियो में। बहुत ही ध्यान से सारे पॉइंट्स देखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। सबसे पहले देखो, आपका पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर, अगर मैं इसकी बात करूं तो कोई भी क्वेश्चन पेपर दो तरीके का होता है। वन इज सब्जेक्टिव एंड अनदर इज ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव में तो बच्चे प्रेजेंटेशन की, आंसर्स कैसे लिखने हैं, ये मुद्दा ही नहीं उठता है, क्योंकि आपको सिर्फ टिक करना है या वो सर्कल जो है वो फिल करना है। सारी चीजें हमें कहाँ पे ध्यान रखनी है? सब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर में देखो आपकी तीन कैटेगरीज आती है बच्चे, यानी कि तीन तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इसमें आते हैं। सबसे पहले हो गई आपकी केस स्टडीज, इन्हें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और वी कैन कॉल इट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है जी। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, और तीसरे देखो, तीसरे की अगर मैं बात करूं जो डिफरेंस बिटवीन आते हैं ना, ये वो है डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस। और इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है पहले तरीके के क्वेश्चन में, यानी कि केस स्टडीज बेस में। तो सबसे पहले हम केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, अपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को आप हमेशा 4 से 5 पोर्शन में डिवाइड करो। मैं इसमें एक ऐसे ही क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। जैसे सपोज करो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया है कि ए लिमिटेड जो है उसके पास बी लिमिटेड के 60% शेयर्स हैं, तो बताओ ए लिमिटेड बी लिमिटेड की होल्डिंग है या नहीं, ठीक है ना। अब आप कहोगे यस मैम ए लिमिटेड होल्डिंग है, हमें पता है, ठीक है ना, क्योंकि 60% शेयर्स हैं उसके पास, तो ए लिमिटेड होल्डिंग है, बी लिमिटेड सब्सिडरी है, ये हमें पता है। लेकिन बच्चे नहीं, इसको प्रेजेंट करने का ना एक तरीका है। देखो, सबसे पहला आप क्या लिखोगे? आप सेक्शंस और प्रोविजंस लिखोगे। सेक्शंस एंड प्रोविजंस का क्या मतलब है कि सेक्शन किसका? होल्डिंग का, और सेक्शन किसका? सब्सिडरी का। दोनों सेक्शंस लिखो, सेक्शन 2 क्लॉज 46 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 87। और होल्डिंग को और सब्सिडरी को क्या कर दो? डिफाइन कर दो। इनकी क्या लिख दो? डेफिनेशंस लिख दो, ठीक है जी। तो ये तो क्या हो गई आपकी पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब देखो पॉइंट नंबर 2, जो आपके क्वेश्चन में दिया है उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। लेकिन देखो बच्चे, यहाँ पे ना कई बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरे का पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख देते हैं। वो गलती नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्रक्स लिखना है। जैसे अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे? दैट इन द गिवन केस ए लिमिटेड होल्ड 60% शेयर्स ऑफ द बी लिमिटेड। तो 2 से 3 लाइनें आप क्या कर दो? अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, कोई केस लॉ अगर आपके पास है, डिसाइडेड केस लॉ, जैसे हम पढ़ते हैं ना बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर बिजनेस लॉ में पढ़ा है ना हमने, ठीक है ना, या फिर कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, इस तरीके, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, इस तरीके केसेस जो हैं, अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा केस अप्लाई हो रहा है तो, अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप ये नहीं लिखोगे, डिसाइडेड केस लॉ। और इस डिसाइडेड केस लॉ में भी ये नहीं बच्चे पेजेस भरने बैठ जाओ, आप केस का नाम लिखो, केस नेम एंड कोर्ट डिसीजन, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे भी 4 से 5 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। चौथा देखो, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने ये जो तीनों चीजें लिखी है ना, इन तीनों को क्या कर दो? कंपेयर कर दो, कंपैरिजन। अब जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन है
तो हम इसमें कंपैरिजन में क्या लिख सकते हैं कि भाई होल्डिंग की जो डेफिनेशन है, सब्सिडरी की जो डेफिनेशन है, उसमें ये कहा गया है कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के 60% के शेयर्स होल्ड करती है तो वो उसकी क्या बन जाती है, होल्डिंग बन जाती है। केस लॉ में भी यही दिया है। तो यानी कि इसमें हमारी ए लिमिटेड के पास 60% शेयर्स हैं तो वो उसकी क्या है, होल्डिंग कंपनी है। यानी कि आपने तीनों को क्या कर दिया, समराइज कर दिया अपने इस वाले पोर्शन में। और लास्ट में दिस इज एन आइसिंग ऑन द केक, एक लाइन में डिसीजन लिखो। जैसे इसमें क्या डिसीजन बनेगा, यस ए लिमिटेड एज एन होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। आपको कि मैम यहाँ पे लिख तो दिया, लिख दिया बच्चे, फिर भी कहते हैं हाइलाइटर, और इस डिसीजन को अंडरलाइन कर दो, यस ए लिमिटेड इज एन होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। तो वो एक लाइन का आप डिसीजन भी यहाँ पे जरूर लिखो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, केस स्टडीज को क्या करना है, पेपर में प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या, जिस चीज पे भी क्वेश्चन है उसका सेक्शंस, उसके प्रोविजन, फिर जो क्वेश्चन में दिया है उसको 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करोगे। कोई केस लॉ दिया है तो लिखोगे, नहीं दिया है तो छोड़ दोगे। इन सारी चीजों को समराइज करके, कंबाइन करके क्या कंक्लूजन निकलता है वो आप कंपैरिजन में लिखोगे, और फिर लास्ट में एक लाइन में डिसीजन आप हाईलाइट कर दोगे कि हाँ इस केस का ये डिसीजन होगा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे। ठीक है, दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखो कौन सा आता है आपके पास। अब आते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे, जैसे आप 11th-12th में हमेशा अपनी बिजनेस स्टडीज के आंसर्स लिखते आए हो, वैसे ही कि पहले आपने क्या लिखा, सेक्शन लिख दिया, और उसके बाद आपने क्या लिख दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी। अब एक्सप्लेनेशन लिखने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो इसको पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में लिख दो, या फिर आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप पॉइंट फॉर्म में लिखो। पॉइंट फॉर्म में होता क्या है कि हम गलतियाँ कम करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करते हैं। जैसे सपोज करो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट। अब आपको उसमें कोर्जन भी लिखना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी लिखना है, फ्रॉड भी लिखना है, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक सब लिखना है। तो आप क्या करो, ऊपर फ्री कंसेंट की डेफिनेशन लिखो, सेक्शन 13, सेक्शन 14, ये सारे सेक्शंस आप लिखो और इनको 1, 2, 3 कर दो। यानी कि पहले पॉइंट में कोर्जन डाल दो, दूसरे पॉइंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल दो, तीसरे में फ्रॉड डाल दो, 1, 2, 3, 4, 5 करके पॉइंट्स बनाए, और हर के आगे आपने क्या कर दी, एक्सप्लेनेशन कर दी। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी बिजनेस स्टडीज या बाकी पेपर्स हमेशा देते थे स्कूल में, बिल्कुल वही पैटर्न है आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखने का। ठीक है, तो फ्री कंसेंट पे अगर क्वेश्चन है और आप पूरा पैराग्राफ लिखने बैठ जाओगे तो सब हौच-पौच हो जाएगा, है ना। तो बेटर है कि आप किस में लिखो, आप पॉइंट फॉर्म में लिखो। लास्ट इसमें क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन में बच्चे आज भी सबसे अच्छा तरीका वही है जो हमेशा हमारा पुराना सटीक होता था, कि आप ऐसे लाइंस डालो। जैसे सपोज करो आपको डिफरेंस आया बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइडेबल अग्रीमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंटर्स लिखो, पॉइंट्स। जैसे सबसे पहले तुमने इनके सेक्शन लिख दिए, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, फिर इनकी डेफिनेशंस लिख दी, फिर इनकी वैलिडिटी लिख दी कि कौन सा वैलिड है, कौन सा वॉइड है। इस तरीके से आप क्या करते चले गए, अपना टेबल बनाते चले गए और आप सारे डिफरेंसेस लिखते चले गए। तो डिफरेंस बिटवीन का तो आज भी बच्चे सबसे अच्छा फॉर्मेट यही होता है। तो आपके यही 3 तरीके के क्वेश्चंस क्या होंगे, पेपर में आएंगे, या तो केस स्टडीज, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर आपके डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, अब देखो आंसर कैसे लिखना है वो तो हमने देख लिया, लेकिन अब हमें इसमें ये भी तो देखना है कि हम अपने पूरे पेपर को, जो 100 मार्क्स का पेपर है, उसको प्रेजेंट कैसे करें। तो नेक्स्ट इसमें देखो, हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर। ठीक है, एक तो बच्चे ये चीज समझ लो, आपका पेपर जितना नीट एंड क्लीन होगा, जिसमें उतनी कम कटिंग होगी, जितने अच्छे सीक्वेंस में होगा,
उतने ही अच्छे माइंडसेट से एग्जामिनर उसको चेक करेगा। ऑल्दो कई एग्जाम्स अब कंप्यूटराइज चेकिंग होते हैं, बट कई एग्जाम्स अभी मैनुअल चेकिंग भी होती है। मैनुअल चेकिंग यानी कि मेरे जैसे और आपके जैसे इंसान क्या करेंगे, चेक करेंगे, है ना। तो अगर आपके पास एक ऐसी पेपर की कॉपी आई जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बड़ा सिस्टमैटिक लिखा हुआ है, तो पहले खुश हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और एक पहले ही हाथ में पेपर ऐसा आ गया जिसकी फर्स्ट शीट पे इतनी सारी कटिंग्स है, इतना सारा काटा मारा हुआ है, क्या इंप्रेशन आएगा यार? इसका पेपर चेक करना पड़ेगा, हे भगवान बचा ले आज तो, ठीक है ना। तो उस तरीके से अपने पेपर में ब्लंडर नहीं करने। देखो यहाँ पर मैं 4-5 पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो आपको पेपर करते वक्त ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 180 मिनट, ठीक है। हम इसको 180 मिनट नहीं लेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे 10 मिनट्स। अभी बताऊंगी ये 10 मिनट्स माइनस क्यों करने हैं। और हमें टोटल पेपर कितने में करना है, 160 मिनट्स में करना है। ये देखो बच्चे, जो 10 मिनट है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तो 10 मिनट लगा के उसे पढ़ो। चॉइस में के भी क्वेश्चंस आते हैं ना, चॉइस में आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो मार्किंग करो। स्टार बनाओ कि उसमें भी आपको सबसे अच्छे तरीके से कौन से आते हैं, क्योंकि जो सबसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना, वो हम सबसे पहले लिखेंगे। अब ये 10 मिनट में पूरा पेपर पढ़ने से देखो एक बेनिफिट क्या होगा, हमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि एक तो पैनिक नहीं होंगे कि भैया पेपर में मुझे ये आता है, ये नहीं आता है, मुझे पता चल गया है, ठीक है। साइमल्टेनियसली इस 10 मिनट में हम हर क्वेश्चन के आगे टाइम भी लिख लेंगे कि भैया ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये मुझे 5 मिनट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पूरा पेपर ही 160 मिनट हमें घड़ी देख के आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। और ये घड़ी एंड में जाके देखोगे ना तो पेपर छूट जाएगा। ये घड़ी पहले ही आंसर लिखने के साथ साथ देखनी शुरू करनी है, ठीक है। तो ये 10 मिनट इसलिए मैंने निकाल दी कि आपने अपने पेपर को स्क्रूटनाइज कर लिया, कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है, कौन सा नहीं आता है, कौन सा मुझे पहले करना है और कौन से क्वेश्चन में मुझे कितना समय लगाना है, ठीक है। कितना समय किस क्वेश्चन में लगाना चाहिए वो मेरे एक सेपरेट वीडियो में है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। दूसरा देखो, अब यहाँ पर तुम सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो तुम्हें आते हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस विच यू नो, क्योंकि देखो इससे होगा क्या, एग्जामिनर के हाथ में कुछ तुम्हारी कॉपी आई, स्टार्टिंग में तुमने अच्छा लिखा है, एक तो उसके ऊपर इंप्रेशन क्रिएट हो गया कि भैया इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी मेरे हाथ में आई, ठीक है। वो आगे जाके थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा आपके साथ। दूसरी चीज, जो तुम्हें आता है वो तुम लिख चुके हो, अगर बाद में भगवान ना करे पेपर छूटता भी है तो जो तुम्हें आता है ना वो नहीं छूटेगा, तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होगा अरे यार जो आता था वो छूट गया। तो ये 2 फायदे होंगे तुम्हें ये लिखने से, अगर तुम अपने आते हुए क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लेते हो। तीसरा, ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट 100% पेपर। अब इसमें कहोगे मैम जो नहीं आता उसे कैसे अटेम्प्ट करें, देखो इसमें जो तुम्हें आता है वो तो तुमने सबसे पहले लिख ही लिया अच्छे से, लेकिन इसको भी टाइम लिमिट के अंदर ही लिखना है, ये नहीं सजा के पूरा टाइम इसी में निकाल दिया इन्हीं क्वेश्चंस में। दूसरे, ऐसी केस स्टडीज जिसमें तुम कंफ्यूज्ड हो या तुम्हें नहीं आती है। अब केस स्टडीज बच्चे मैक्सिमम टाइम ऐसी होती है इसमें कॉमन सेंस लग जाती है, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस लगा के तुम्हें जो भी समझ में आ रहा है उसमें लिख दो। मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आओ, चाहे गलत ही लिख कर आओ, ठीक है, यू नेवर नो। तीसरा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते हैं। अब इसमें भी यार ऐसा तो होता नहीं कि तुम कुछ भी ना लिख सको, आगे पीछे कुछ तो तुम्हें आता ही होगा ना, राइट समथिंग। लेकिन ये दोनों चीजें तुम्हें पेपर के एंड में लिखनी है, क्योंकि अगर ये छूट भी गई ना तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, या जो नहीं आता था वही छूटा, ठीक है। अब यहां तक तुमने कर लिया। चौथा पॉइंट, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दी सीक्वेंस ऑफ योर पेपर। सीक्वेंस ऑफ द पेपर का मतलब है, जैसे सपोज करो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 पहले किया, अब क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। तो ये नहीं कि ए पार्ट तो पेपर की स्टार्टिंग में लिख दिया, बी मिडल में लिख दिया, सी एंड में लिख दिया, डी कहाँ लिखा है वो मिला ही नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप सीक्वेंस से लिखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाईलाइट करो दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 के भी जितने पार्ट्स हैं वो सीक्वेंस में लिखो,
यू विल गेट मोर मार्क्स। तो इस तरीके से क्या करना है, अपने पेपर को लिखना है। और लास्ट में बच्चे जब आप इस पूरे पैटर्न को फॉलो करोगे तो पक्की बात है कि आप 5 मिनट अपने रिवीजन के लिए बचा पाओगे। 5 मिनट्स यू विल गेट फॉर योर रिवीजन। और ये इसलिए ज़रूरी है कि एक बार जब हम पेपर देख लेते हैं ना तो हम ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब कुछ छूटा नहीं है, जो मुझे आता था वो मैंने सारा लिख दिया है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में इतने पार्ट सब पार्ट्स होते हैं कि हमें लगता है यार कुछ छूट तो नहीं गया, हम पजल हो जाते हैं। तो ये 5 मिनट जो है ना ये आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि हाँ मेरा कहीं कुछ छूटा नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे आपको ये पूरा पेपर जो है ये अपना अटेम्प्ट करना है, और इस तरीके से करोगे तो आप अपना पेपर पूरे अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाओगे, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताए थे कि कितने तरीके के हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। केस स्टडीज में हमें 5 पोर्शन में डिवाइड करना है। अच्छा, केस स्टडी में मैं एक बात और बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आपको पॉइंट्स ऐसे नहीं लिखने, ये तो मैंने आपके लिए पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद रहे। आप इसको एक पैराग्राफ बना दो, इसको अगला पैराग्राफ बना दो, इसको अगला बना दो, इसको अगला बना दो, इसको अगला पैराग्राफ बना दो, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग मत करना। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन में जब पॉइंट्स लिख रहे हो यहाँ पर आप नंबरिंग लिख सकते हैं, 1 2 3 4 आप एग्जाम में लिख कर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके डिफरेंस बिटवीन का ये सबसे बेस्ट आपका क्या है, फॉर्मेट है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर में आपको याद रखनी है जब आप अपना पेपर लिखोगे। घड़ी देखकर पेपर करना है। ठीक है, अगर फिर भी किसी का कोई भी डाउट है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और टिप्स आपके लिए लेकर आऊँगी। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।